तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली स्विच केस से। ओके, देखो स्विच केस क्या होता है अभी, लास्ट टाइम अभी आपने इफ एल्स देखा था, राइट ना। अब स्विच केस क्या होता है, तो सी प्लस प्लस का स्विच दोनों ही वेबसाइट पे तुम जाके देख सकते हो कंडीशनल स्ट्रक्चर। फिर मैं इस वाली वेबसाइट के जरिए दिखाता हूँ। यहाँ पे ना स्विच का कुछ सिंटैक्स है। पहला तो वो इफ से थोड़ा डिफरेंट है। वो इफ की तरह ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यू नहीं लेता है। वो डायरेक्टली एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन लेता है, और फिर उसके बाद वो हर एक के केस के साथ मैच करता है। जिससे भी मैच होगा ये उस केस के अंदर चला जाएगा, कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ब्रेक से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है कि देखो अगर एक्सप्रेशन है जिससे भी मैच करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे बाकियों से मैच नहीं कर रहा, केस वन से मैच हुआ, मान लो तुमने अंदर वन पास किया तो देखो ये वन से मैच करेगा। तो ये पहले वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ब्रेक से सीधा बाहर जंप मारेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से इसने यहाँ समझा दिया है। ठीक है, तो चलो इसको और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए डायरेक्टली इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। टर्बो सी। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, फिर हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, फिर उसके बाद void main, फिर उसके बाद clr str and get ch। अब हम स्विच के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं एक नंबर ले लेते हैं, या मैं छोटे में आई ले लेता हूँ और उसको मैं 2 असाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब स्विच केस कैसे काम करता है इसको समझो। अगर मान लो यहाँ पे तुमने स्विच के अंदर आई डाला, ठीक है, तब तुमको केस बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल केस वन, यहाँ पे मैं बोलूँगा सी आउट, कुछ भी यहाँ पे लिख दो एक स्टेटमेंट के नाम पे, जैसे वन, और नीचे उसके ब्रेक। ठीक है, फिर आएगा केस टू, फिर यहाँ पे सी आउट टू, फिर उसके बाद इसको भी ब्रेक किया, फिर उसके बाद केस थ्री, फिर उसके बाद यहाँ पे सी आउट, यहाँ पे हमने बोला थ्री। ठीक है, ब्रेक। फिर उसके बाद लेट से अगर और कोई केस नहीं है तो डिफ़ॉल्ट, जैसे बिल्कुल इफ एल्स के अंदर वो जो रहता है ना एल्स का पार्ट, तो बिल्कुल इसके अंदर भी ऐसा ही है, सी आउट, और यहाँ पे मैं बोलूँगा डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद ना, अब जाहिर सी बात है हमारे इस आई के अंदर है क्या एग्जैक्टली। तो आई के अंदर तो इस वक्त टू है, तो ये पहले यहाँ पर आएगा। टू और वन मैच हो रहा है, जवाब है नहीं। टू और टू मैच हो रहा है, जवाब है हाँ। तो इसके अंदर चला गया, टू प्रिंट किया और ब्रेक से सीधा बाहर जंप मार दिया। ठीक है, डायरेक्ट वो गेट सी एच के पास चला जाएगा। तो चलो रन करते हैं, तुम देख सकते हो टू आ गया। क्या होता अगर तुमने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया होता तो जाहिर सी बात है फ्लो टूटता ही नहीं। वो टू को भी प्रिंट करता, थ्री को भी प्रिंट करता। समझ में आया है क्या? इस तरह से चलता है। याद रखना यहाँ पे तुम इस वन की जगह पर कांस्टेंट भी दे सकते हो, यानी कि जो भी देना कैरेक्टर वगैरह जो भी चाहे वो दे सकते हो। तो ये था तुम्हारा छोटा सा सिंपल सा स्विच केस का पार्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है लूप्स। तो यहाँ पर लूप्स क्या होता है, देखो लूप्स, ठीक है, लूप्स के अंदर आता है तुम्हारा सबसे पहला वाइल लूप, दूसरा डू वाइल, तीसरा आता है फॉर लूप। फॉर लूप सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। ठीक है, तो वाइल लूप के लिए क्या चाहिए, देखो वाइल लूप का सिंटेक्स भी बड़ा सरल है। ये भी बिल्कुल वही चीज लेता है जो तुम्हारा इफ लेता था। ठीक है, यानी वाइल को भी क्या चाहिए, ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यू। अगर यहाँ पे ट्रू होगा तो ही वो इस करली ब्रैकेट के अंदर जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ट्रू होगा तो ही वो करली ब्रैकेट के अंदर जाएगा। अगर तुमने मान लो ये करली ब्रैकेट नहीं दी तो भी ये काम करेगा, लेकिन फिर ये सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट लाइन है, जो उसके बाद वाली लाइन है सिर्फ उस पर काम करेगा। बाकी नेक्स्ट लाइन अगर कोई रहेगी तो उसको वो उसका हिस्सा नहीं समझेगा। इसलिए एक बेस्ट प्रैक्टिस यही रहती है कि हमेशा इसको पूरे ब्लॉक में डालो, यानी कि कर्ली ब्रैकेट में डालो। अब वाइल के अंदर यहाँ पर क्या चाहिए हमको, ऐसी कंडीशन जो ट्रू हो। तो ठीक है, मान लेते हैं मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट से आई, मैं उसको वन दे देता हूँ। ठीक है, क्या हो गया? ठीक है, बोलो बोलो। अच्छा, अगर आई की वैल्यू, ठीक है, अगर आई की वैल्यू मान लो, ठीक है, छोटी है या बराबर है 10 से, मुझे 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करने मान लो, तो छोटी या बराबर है 10 से, तो अगर मैं अंदर जाऊं और इसको प्रिंट करूं, किसको, आई को, ठीक है,
मैं चाहता हूँ आंसर एक के नीचे एक आए, इसलिए यहाँ पे डाला। तब देखो इसका फ्लो कैसे होगा। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है 1। दूसरा फिर आई की वैल्यू छोटी है 10 से, जो कि ट्रू है ऑफ कोर्स। तो जैसे ही ट्रू है वो इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, अंदर जाते ही उसको यहाँ पर आई मिला वो जो कि 1 है। फिर हैंडल से लाइन ब्रेक किया, पर वो इस करली ब्रैकेट के बाहर नहीं जाएगा, वो वापस से इधर पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा। ये तब तक कंडीशन को बार बार चेक करेगा जब तक फॉल्स नहीं हो जाता। समझ में आया क्या? ये बार बार चेक करते ही जाएगा, करते ही जाएगा, करते ही जाएगा। समझ रहे हो क्या? तो इस तरह से, क्योंकि ये हमेशा 1 ही रहने वाला है, तो ये चला जाएगा इनफाइनाइट लूप के अंदर। तो चलो देखते हैं क्या होता है अगर मैं इसे रन करता हूँ। और ये हम पहुंच गए इनफाइनाइट लूप के अंदर, कभी ना खत्म होने वाला लूप। फिलहाल हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं इसको बंद करने के अलावा। इसको बंद करके हम वापस चालू करते हैं और फिर से पूरा कोड लिखते हैं। ठीक है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच। समझदारी ये है कि हमेशा सेव कर लेने का कोड को। ठीक है, या तो अपनी स्पीड जो है वो अच्छी रखने का। ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू 1, वाइल यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू 10, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे सी आउट। ठीक है, आई और यहाँ पे हमने हैंडल किया। ठीक है, यहाँ हैंडल करने के बाद अब याद रखना है यहाँ पर अपने को क्या करना है। चूंकि आई की वैल्यू बढ़ती रहनी चाहिए, तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 बोलो। ठीक है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली तुमको तुम्हारा आउटपुट मिल जाएगा, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा, क्योंकि हर बार वो 1 से ऐड होते जा रहा है ना। अब तुम्हें पता है सी प्लस प्लस में, लैंग्वेजेस में इसके लिए एक शॉर्टकट है, ये वाला। वो बोलते हैं कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 लिखने से अच्छा तुम डायरेक्टली इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करो। तो अगर हमारे पास इंक्रीमेंट है तो डिक्रीमेंट भी है, डिक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, ऐसे करके बहुत डिटेल में अपने पास। समझ में आया? ये भी तुमको वही आउटपुट देगा जो वो दे रहा था। 1 से लेकर 10 तक के देखो नंबर प्रिंट करके दिखा दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हो देखो ये सिंपल और सरल, राइट ना? अच्छा, क्या हो अगर मैंने यहाँ पे 11 बोला था, क्या 11 छोटा या बराबर है 10 से? तो भाई 11 छोटा नहीं है, बराबर भी नहीं है 10 से, तो फॉल्स, ये अंदर जाएगा ही नहीं। नतीजा आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा, आउटपुट तो ब्लैंक आएगा, राइट ना? तो इस चीज़ को याद रखना। अब मैं यहाँ पर थोड़े से चेंजेस स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे डू कर देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं वाइल कर देता हूँ। ठीक है, वाइल करने के बाद आई लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो जो ही मैं इसको रन करता हूँ तो तुम देख सकते हो क्या मिलेगा मुझे। मुझे सेम आउटपुट मिलेगा, पर दोनों में फ़र्क क्या है आखिर, राइट ना? फ़र्क पता करने का तरीका एकदम आसान है। फिर से यहाँ पे 11 कर दो, क्योंकि वो वाला ने तो कोई आउटपुट नहीं दिया था, पर ये एक बार तो तुम्हें आउटपुट देगा ही देगा। मतलब डू वाइल ऑलवेज एग्जीक्यूट वंस इवन इवन इफ इट इज अ फॉल्स। समझ रहे हो क्या? फॉल्स होने के बावजूद भी एक बार तो रन होगा ही, क्योंकि ये पहले रन करता है फिर चेक करता है। इसमें पोस्ट चेकिंग है, उसमें प्री चेकिंग था। तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, क्योंकि अगर एग्जाम में लिखना है या इंटरव्यू में बोलना है तो ये चीज़ बोलने आनी चाहिए। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सबका फेवरेट लूप जो कि है फॉर लूप। फॉर लूप ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले आई को मैं बना ही लेता हूँ। फिर फॉर के अंदर 3 चीज़ आती है। ठीक है, पहला आता है वैल्यू का इनिशियलाइजेशन, दूसरा आता है कंडीशन चेकिंग, और तीसरा आता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसका फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लो नहीं समझ में आएगा तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो इसको फ्लो को समझने के लिए सबसे पहले मैं वर्ड ओपन करता हूँ, ब्लैंक ओपन करता हूँ, यहाँ पे जाके इंसर्ट, और यहाँ पे जाके हम इंसर्ट में जाके स्क्रीनशॉट ऐड करते हैं, और इस पूरे को मैं ले लेता हूँ। पहले इस पूरी एग्जाम्पल को एक्चुअल में लिख लेना चाहिए, फिर उसके बाद समझाना चाहिए। तो यहाँ पे जाकर मैं सी आउट आई एंडल, तो क्या बेहतर समझ में आएगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। इसको मैंने ये पूरे को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसको बड़ा कर लेता है। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। अब यहाँ पर आते हैं वापस से हमारे प्रोग्राम पर, और तुम देख सकते हो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है, तुमको तुम्हारा 1 to 10 प्रिंट होके दिख जाता है। ठीक है, अब
हम इसका असाइनमेंट्स में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको कोई यूज़र बोलता है कि वहाँ एक यूज़र से वैल्यू लो और उसका टेबल प्रिंट करके दिखाओ, तो तुम क्या करोगे, सी आउट डालोगे और बोलोगे एंटर सम नंबर। ठीक है, लाइन ब्रेक करना है तो लाइन ब्रेक कर देना, हमारे पास ये वैल्यू नहीं है तो इसलिए नम करके एक डाल देते हैं। और क्या, अब यूज़र से वैल्यू ले ली, अब उसके बाद हमको टेबल प्रिंट करना है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर इस आई को मल्टीप्लाई कर देना है नम से। फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने अगर मान लो डाला 2, तो ये अंदर आएगा। देखो ध्यान से, पहले ये बन गया आई इज इक्वल टू 1, फिर क्या 1 छोटा है 10 से, जवाब है हाँ, तो अंदर चला गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, विच इज़ 2 ऑफ कोर्स। फिर जाएगा इंक्रीमेंट होगा, अभी 2 बन जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 4, फिर ये इंक्रीमेंट हो जाएगा 3 बन जाएगा, फिर नीचे जाएगा 2 3 जा 6, तो ऐसा करते जाएगा और तुमको तुम्हारा आउटपुट मिल जाएगा, कोई भी नंबर का टेबल बड़ी आसानी और सरलता से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आसान था। अब उसके बाद देखो सबसे इम्पोर्टेंट और एक और इजी इस टॉपिक है, वो है कि आखिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इंट आई बोलता हूँ, ठीक है, आई की वैल्यू मैंने 1 ले ली, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूँगा आई इज इक्वल टू, या एक और वेरिएबल लेते हैं सी, सी इज इक्वल टू आई प्लस 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 और प्लस प्लस आई, ठीक है, प्लस आई प्लस प्लस। ठीक है, सबसे पहले हम इसे कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, सी आउट और सी को प्रिंट करते हैं। अब सवाल है कि एग्जैक्टली आउटपुट में क्या आएगा, क्या लगता है क्या आएगा, गेस करो। आई की याद रखिएगा इनिशियल वैल्यू 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर ही आएगा, तो क्या लगता है वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, किसको प्रायोरिटी देगा, पोस्ट इंक्रीमेंट को, प्री इंक्रीमेंट को। देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि यहाँ पे 2 प्लस है, ये हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो पहले इसको रन करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर 6 आ गया, मैं यहाँ पर से 1 हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन और अच्छे से रिमूव हो जाए 6 से। तो यहाँ से अब कंफ्यूजन पूरी तरह से रिमूव हो गया कि सबसे पहले उसने प्री इंक्रीमेंट को प्रायोरिटी दिया और ये 2 कर दिया इसको, ये 2 हुआ तो ये भी 2 हो गए, तो जो कि 2 है तो सब 2 2 2 यानी कि टोटल ऐड होकर आ गया 6। समझ में आया, इतना सिंपल है। और अगर यहाँ पे मैंने आई को डाला होता तो तब क्या होता, तब 8 हो गया, क्योंकि जो पोस्ट इंक्रीमेंटेड वैल्यू थी वो भी बाद में बढ़ गई, ऐसा था। यानी पोस्ट का भी फर्क पड़ता है। समझ में आया, पक्का। एग्जाम्पल के तौर पे 2 + 2 + 2 6 हो गया, राइट ना। पर यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट इंक्रीमेंट है, यानी कि कब इंक्रीमेंट करो, नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट करो। ठीक है, और अच्छे से समझते हुए चलते हैं, क्या लगता है कि 8 एग्जैक्टली आया कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पर आके वो 2 हो गया, राइट ना, यहाँ पे तो 2 था ही वो, नॉट 2 तो यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे 1 था वो, यहाँ पर आके वो एक्चुअल में 2 हो गया, राइट ना। तो जब वो यहाँ से यहाँ पहुंचा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 से यहाँ पर पहुंच रहा है तो 2 हो जा रहा है, यहाँ पे पहुंचते ही वो 3 हो गया, सो 3 + 1 4, और फिर यहाँ पर भी वो 4 हुआ, यानी कि 4 + 4 8 हो गए। वो स्टेप बाय स्टेप ही जा रहा है, इसलिए तुमको इंस्टेंट रिएक्शन देखने को मिल रहा है। समझ में आया, तो ये था तुम्हारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर।